दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह दोस्तों आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 का पेपर है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर का हम क्या सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, तो क्योंकि आपको पता है अगर आपको 2025 की बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाना पड़ेगा। मैंने आपका 2022, 23, 24 के ओके, तो क्रम से दोस्तों मैं आपको एक एक वीडियो में आपके एक एक पूरे पेपर कंप्लीट करता जाऊंगा, तो आपको तैयार कर लेना है। अब दोस्तों मैं आपको जो सॉल्यूशन बताऊंगा ये मेरा स्वयं सॉल्यूशन नहीं है, एमपी बोर्ड का ऑफिशियल जो आपको सॉल्यूशन रहता है उससे मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और समझाते भी जाऊंगा, तो आपको आसान हो जाएगा। क्योंकि एमपी बोर्ड एक स्वयं सॉल्यूशन जारी करता है, ओके, लेकिन ये किसे मिलता है? जो टीचर कॉपी चेक करते हैं, केवल उन्हें ये सॉल्यूशन दिया जाता है। ओके, तो उसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसके माध्यम से पता चल जाएगा किस क्वेश्चन का उत्तर आपको कितनी लाइनों में लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि ताकि आपको क्या तुरंत नंबर मिल जाए। चलिए हम क्रम से सॉल्यूशन देखते जाएंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जिन्होंने क्या है पहले से क्या है सॉल्यूशन तैयार कर लिया, ओके, लेकिन फिर भी क्या है एक बार वीडियो को क्या है फास्ट आप देख लीजिएगा तो आपका बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कभी किसका भाल लिए फिरता है? तो कभी क्या है जगजीवन का भाल लिए फिरता। लाइन आती है, मैं जगजीवन का भाल लिए फिरता हूँ। दूध कहो, अब दूध कहो, ये किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी पंक्ति है? कवितावली से ली गई है, तुलसीदास की पंक्ति है। बाजार जाना कब जाना चाहिए? तो बाजार आपका कब जाना चाहिए? जब मन का क्या है खाली ना हो। तो आपका राइट आंसर जब मन खाली ना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लुट्टन पहलवान ने हराया था, तो किसे हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांद सिंह को हराया था। जूझ पाठ के लेखक हैं, तो जूझ पाठ के लेखक हमारे कौन है? आनंद यादव। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो आपका उपरोक्त सभी, यानी विजुअल, नेट और बाइट, ये तीनों के महत्वपूर्ण स्थान रहता है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आ जाते हैं, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। ओके दोस्तों, आपका सपोर्ट रहता है तो लगातार देखिए, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें मेहनत लग जाएगी। ओके, लंबी वीडियो रहेगी। क्रम से अगर आप दोस्तों सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको आपके 2023 के 24 के ओके सॉल्यूशन बता दूं। हिंदी का तो बताऊंगा, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री का, आपका इंग्लिश का, सभी का मैं सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। तो सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है, वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेना है। प्रीवियस ईयर पेपर की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ओके, और आपको पता है 60-70% पूरा आपका प्रीवियस ईयर पेपर से आ जाते हैं। ओके, तो रेगिस्तान की पूर्ति में पहला है, बच्चे डेड ड्रेस में होते हैं, तो बच्चे क्या प्रत्याशा में होंगे, तो प्रत्याशा राइट आंसर। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण था। सौदेगर मास्टर डेड ड्रेस पढ़ाते थे, तो क्या पढ़ाते थे? मराठी आपको पढ़ाते थे। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए, तो नाटक में जो देखिए पात्रों की संख्या होती है, तो नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा डाउट वाला क्वेश्चन है। ओके, देखिए अगर एकांकी ऐसा एक आता क्वेश्चन है, एकांकी की अपेक्षा, ओके, एक एकांकी तुलना में नाटक में पात्रों की संख्या, तो एकांकी तुलना में नाटक में पात्रों के तुलना क्या अधिक होती है। ओके, इस प्रकार से यहाँ तो अभी इसमें सॉल्यूशन है, आपका ऑफिशियल सॉल्यूशन है, तो यहाँ कम बताया जा रहा है, लेकिन थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है आपका ये। आपके अनुसार क्या सॉल्यूशन होना चाहिए बताइए। ओके, नेक्स्ट है आपका वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का तो आपका उत्साह हो जाएगा। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, माते छंद। मात्राओं की गणना की जाए, माते छंद। वर्णों की गणना की जाए तो आपका वर्णित छंद। नव का अर्थ होता है, नव का अर्थ क्या होता है? आपका आकाश होता है। क्लियर है? अब दोस्तों हम सही जोड़ियां देख लेते हैं। बात की चूड़ी मर जाना, तो वह है बात तक प्रभावहीन हो जाना। अवधूत है, तो अवधूत आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो अवधूत हो जाएगा दोस्तों आपका सिरिस के फूल को क्या है अवधूत कहा गया। अवधूत यानी होता है सन्यासी के। नेक्स्ट सिल्वर बेंडिंग, तो सिल्वर बेंडिंग तो यशोधर बाबू हो जाएगा आपका। तो ये तीसरा। कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो कथानक होता है। चौपाई छंद में क्या 16 सूत्र मात्राएं होती हैं। अब दोस्तों अब ये चीज चौपाई छंद है, तो ये अब दोस्तों आपके सिलेबस में तो है नहीं है, 2022 में था, तो अब तो आपको हट चुका है। तत्सम वाला जो तत्सम तत्व वाला भी टॉपिक था, तो ये भी हट चुका है। ओके, बाकी आपको क्या चौपाई छंद क्या 16 मात्रा होती है, तत्सम क्या संस्कृत के मूल इस बार। ओके, बाकी अब हो सकता है कि ये आपका है नहीं है, तो आप कहें कि सर ये कहाँ से आ गया, ये तो सिलेबस में है ही नहीं है, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो उस समय था। ओके, नेक्स्ट है आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला, उषा का जादू कब टूटता है? तो जब से सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। सिंधु शब्द का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सिंधु शब्द का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। जैसे आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो 15 से क्या 30 मिनट होनी चाहिए। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो शब्द शक्ति पूछे चाहे शब्द गुण पूछे, 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा घर कर लेना, मुहावरे का अर्थ है, तो यार दूसरा विभाग कर लेना। ऑफिशियल में यही बताया जा रहा है आपका सॉल्यूशन। ओके, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए, तो जो क्या है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण। अब देखिए क्रिया विशेषण वाला टॉपिक आपका नहीं है। ओके, बाकी ये आपका है सॉल्यूशन अगर देखना है तो ये आपका दिया हुआ ऑफिशियल पूरा सॉल्यूशन आपका ये दिए हुए इस पर से ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा रहते हैं आप सत्ता शब्द। सत्ता शब्द में पहला है परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति से होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा ये हमारा।
नेक्स्ट है हमारा, शिशिर का फूल संस्कृत साहित्य में सबसे कठोर माना जाता है। तो ये आपका असत हो जाएगा, क्योंकि शिशिर के फूल को क्या है संस्कृत साहित्य में कोमल माना जाता है। ओके, यहाँ कठोर दिया है तो आपका असत हो जाएगा, तो याद रखिएगा शिशिर का फूल क्या है, कोमल है। नेक्स्ट राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, इतिहास के स्टूडेंट है तो पहली चैप्टर में आपका दिया हुआ हड़प्पा सभ्यता वाला। ओके, नेक्स्ट कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि कहानी से हम क्या है, कोई कहानी दी है उसका अगर नाटक में रूप में प्रेजेंट करना है तो कर सकते हैं, जबकि यह लिखा असंभव, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह संभव है। ओके, करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि करुण रस का स्थायी क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो दोस्तों आपके 10 रस हैं, तो 10 ही रस के आपको क्या है स्थायी भाव जरूर याद करके रखना है। ओके, जिन विद्यार्थियों को याद है जस्ट अभी क्या है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए क्रम से। ओके, आपका करना है श्रृंगार रस, फिर आपका करुण रस, वीर रस, हास्य रस। ओके, जितने सभी रस है 10 रस के आपको नाम और उनके स्थायी भाव। जैसे प्रिया बहुत बातूनी है, मैं बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, अभी आपका भी क्या है क्रिया विशेषण वाली टॉपिक भी आपका हटा हुआ है, तो आपको इग्नोर कर देना है। ओके, जो आपके हटे हुए तो इग्नोर भी आप कर दीजिएगा। सिलेबस में जो है आपको उनमें फोकस करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे क्रम से। ओके, बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो सॉल्यूशन हमारा क्या रहने वाला है, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, बच्चे चिड़िया के आने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, उन्हें प्रत्याशा होगी कि चिड़िया उनके लिए क्या है दाना लेकर लौट रही होगी। क्लियर है, बस इतना ही आपको बताना है। देखिए 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है तो 2 लाइन का आपको बताना है, बिल्कुल शॉर्ट में परफेक्ट आपको बताना है। जो क्वेश्चन पूछे है तो आपको 2 लाइन में लिखना है, और ऐसा नहीं कि 2 लाइन के चक्कर में आपको जो पूछा जाए वो ना बताएं, 2 लाइन में आपको उसको पूरा कवर करना है। तो क्या पूछा जा रहा है, बच्चे किस आशा से नीड़ों से झांक रहे हैं, तो इस आशा से झांक रहे हैं कि चिड़िया के आने की आशा से। ओके, कि उनकी जो चिड़िया उनकी माता जी हैं वो आएंगे और उन्हें क्या है भोजन देंगी। ओके, इस प्रकार से तो चिड़िया उनके लिए तय दाना लेकर लौटेगी, इसकी प्रत्याशा में हो रही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है, तो भाषा को सहूलियत बरतने से आशा है कि भाषा केवल अपनी बात संप्रेषण का माध्यम है, ना कि क्या कोरी विद्वता प्रदर्शन का। अतः भाषा का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि हमारी बात श्रोता तक यह स्पष्ट रूप से पहुंच जाए। यानी जैसे भाषा है, भाषा क्या है, भाषा एक माध्यम है, भाषा माध्यम की मेरा जैसे ज्ञान है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यह क्या मैं अपने भाषा के माध्यम से बता रहा हूँ। तो भाषा क्या है, अपनी बात को आप दूसरे तक पहुंचाना, सामने वाले तक पहुंचाना, ये भाषा का माध्यम है। लेकिन यदि इसी भाषा में मैं क्या है अपना विद्वता लगाने लगूं, ओके, घुमा फिरा करने लगूं, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो समझ भी नहीं पाएगा। तो समझ नहीं पाएगा तो क्या है, तो आपने क्या भाषा का गलत मतलब इस्तेमाल किया, मतलब सही तरीके से नहीं है। भाषा का उद्देश्य ही है कि सामने वाले को समझ में आ जाए। अब भाषा को आप घुमा फिरा के बोलेंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। तो ये बताया जा रहा है कि भाषा को सहूलियत बरतने से आपका यही अभिप्राय है। ओके, तो भाषा क्या संप्रेषण का माध्यम है, यानी बातचीत का एक माध्यम है, ना कि ये क्या है अपना श्रेष्ठता प्रदर्शन करने का। ओके, तो अतः क्या है भाषा का प्रयोग इस प्रकार से होना चाहिए कि क्या श्रोता को जो है मतलब श्रोता ने सुनने वाला है उसको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। क्लियर दिया हुआ 2 लाइन में, इसे बिल्कुल आप याद भी कर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल आपको याद करते जाना हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, ऊषा कविता में कवि ने भोर के नव की तुलना किससे की है, तो सिंपल आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऊषा कविता में कवि ने भोर के नव की तुलना निम्न उपानों से की है। अब कई देखिए एक से नहीं की है, कई सारे से की है। तो हो सकता है देखिए यहाँ कोई 2 उपमान लिखने पर भी नंबर दिए जाएंगे। यानी देखिए अब इतने सारे से की गई है, अगर 2 नंबर क्वेश्चन है तो स्टूडेंट हो सकता है वो 1 ही लिखे या 2 लिखे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हर जो पूरे कवि में इतने सारे जगह तुलना की गई है। जैसे बहुत नीले संग से भी की गई है, राख से लिपे हुए चौके से भी की गई है, केसर धुरी हुई काली सिर से भी की गई है, लाल खड़िया मली हुई स्लीट से भी की गई है, नीले जल से हिलती हुई गोड़ देह से की गई है। इतनी सारी जगह से क्या है भोर के नव की तुलना की गई है। तो कोई भी 1 से 2 अगर आपको याद हो तो आप लिख दें तो आपका नंबर मिल जाएगा। इसलिए वो टीचर को यहाँ हिंट भी दिया जाता है कि 1 से 2 भी अगर स्टूडेंट लिख रहा है तो उसे नंबर दिए जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा अब छोटा मेरा खेत कविता में संदर्भ में अधर और बीज क्या है, तो आपका छोटा मेरा खेत कविता में कवि विचारात्मक प्रभाव को अधर और उसकी अभिव्यक्ति शब्दों का बीज कह रहा है। इस कविता में कवि कागज को खेत कहता है। या अधर से मतलब क्या, अधर से आप समझ लीजिए आंधी है, आंधी तो उसके मन में क्या है आंधी आती, किस प्रकार की विचारों की आंधी आती है। जब उसके मन में विचारों की आंधी आती है ओके, तब उसके मन में जो विचार आते मतलब विचार आते हैं तब वो उनके क्या अभिव्यक्त करता है, बताता है किसके माध्यम से, बीजों की। जैसे क्या उसने बीज कहा है यानी वो क्या है विचारों को बो रहा है। ओके, यानी उसे क्या इसलिए बीज की उपमा दी गई है। और जो उसका जो कागज का पेज है उसे क्या है चौकोना का खेत कहा गया है, इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, देख लेते हैं। सिंपल इसका मन में आपको कैसे आंसर रखना है कि क्या होता है कि जब महादेव जो भक्तिन उनके महादेवी के साथ रहती है तो भक्तिन गांव की रहने वाली थी, तो गांव का भोजन बनाती थी। तो गांव का भोजन बनाती तो महादेवी वर्मा जी को क्या वही खाना पड़ता था।
ओके। उस प्रकार से उन्होंने क्या है महादेवी वर्मा क्या है गाँव का खाना मतलब गाँव का खाना सीख गई, इसलिए उन्होंने देहाती होंगी, इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा, महादेवी के पास रहकर भी भक्तिन कहाँ के शहरी तौर तरीके नहीं ढल पाई, उल्टे उनका स्वभाव ऐसा था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी। इसी कारण महादेवी भक्तिन की आ जाने से क्या अधिक देहाती हो गई। यहाँ जो मैंने अपनी तरफ से बताया वो आपका और बेस्ट है, उसमें तुरंत आपको टीचर नंबर देगा, तो मैंने आपको बताया है सॉल्यूशन। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा भी आपके काव्यखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें मेरी लैंग्वेज दी है, इसमें विभिन्न प्रकार के उसमें भोजन के नाम भी लिखना है आपको, गाँव वाले ओके जैसे बाजरे के पुए बनाती है इस प्रकार से, ओके, तो महुए की लपसी बनाती है, तो ये सब गाँव के जो भोजन खिलाती है उनको खा के क्या है महादेवी वर्मा क्या एक बार से देहाती कहना लगती है, इस टाइप से। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर उससे संबंधित लगभग भी आप 2-3 लाइन लिखते हैं तो नंबर आपको मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ओके, अब जैसे मैंने आपको और दूसरे थोड़ा टाइप को बताया है, यहाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा शॉर्ट में कर दिया गया है, क्योंकि मैंने 3-4 लाइन में आपको बताया, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट वही लिखेंगे, उस हिंदी में यही होता है, लगभग भी आप उससे संबंधित लिखते हैं तो आपको तुरंत नंबर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है। तो ये आपका जो डॉक्टर BR अम्बेडकर वाला लास्ट जाति प्रथा वाला चैप्टर उससे लिया गया है। जो मनुष्य की क्षमता है वो किन बातों पर निर्भर करती है, तो उसकी 3 बातों पर निर्भर करती है। पहले तो उसकी शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा उसकी सामाजिक उत्तराधिकार, तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न, अपने व्यक्ति की जो क्षमता किस पर है कि वो कितना ज्यादा मेहनत करता है। ओके, जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना ज्यादा क्या सफल होगा। तो मनुष्य की क्षमता क्या मनुष्य उसके प्रयत्न पर, उसके काम पर निर्भर करती है, उसके उत्तराधिकारी पर भी, उत्तराधिकारिता में शारीरिक वंश परंपरा के दर। तो ये आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। देख लेते हैं ढोलक की आवाज का क्या गांव पर असर होता था कि पहलवान की ढोलक गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ विहीन प्राणियों में सजीवनी शक्ति भर देती रहती थी। स्पंद शक्ति शून्य स्नायु में भी क्या बिजली दौड़ जाती थी। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, परफेक्ट दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा कि पहलवान की ढोलक का पूरे गांव में क्या असर होता था कि अर्धमृत, ओके, जो एकदम मरा सा हो गया है, ओके, औषधि उपचार पथ विहीन, यानी मतलब ऐसा व्यक्ति जिस पर क्या है अब किसी प्रकार की औषधि का काम नहीं कर रहा है। ओके, कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जिनमें क्या किसी प्रकार की औषधि काम नहीं कर रही है, ऐसे में भी इस समय पहलवान की ढोलक क्या उनके लिए सजीवनी बूटी की तरह या सजीवनी शक्ति की तरह उनके लिए काम करती थी। ओके, और जो क्या हो जाते हैं छोटे जो स्पंद शक्ति शून्य स्नायु है, यानी इनके अब क्या है काम करने की क्षमता नहीं रहेगी जिनके शरीर में, उनके शरीर में भी क्या बिजली दौड़ने लगती है। ये थी पहलवान की ढोलक की पावर। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, लेखक ने शिशिर को कालजी अवधूत की तरह क्यों माना है। अवधूत यानी सन्यासी, तो जो शिशिर का फूल है उसे लेखक ने क्या सन्यासी के रूप में कहा है। तो ऐसा क्यों कहा है, तो रीजन क्या है, जिस प्रकार अवधूत सम विषम परिस्थितियों में एक समान बना रहता है, वैसे ही शिशिर में बसंत के आगमन को लेकर भादो तक निर्धात फूलता रहता है। देखिए, अवधूत यानी सन्यासी, जो सन्यासी लोग होते हैं किसी भी ओके किसी प्रकार की परिस्थितियों में उनके सबका सामना कर लेते हैं। ओके, इसी प्रकार सेम उसी जिस प्रकार से सन्यासी कोई परिस्थिति हो सब में क्या है सामना कर लेते हैं, सेम उसी प्रकार से जो शिशिर का फूल होता है वो बसंत के आगमन से लेकर भादो तक की जो गर्मी तक होता है उसमें भी क्या फूलता रहता है, वह वायुमंडल से रस खींचकर जीवित रहता है। इसलिए लेखक ने क्या है शिशिर को क्या है कालजयी अवधूत कहा है। ओके, बिल्कुल है, बिल्कुल यही याद करते जाइएगा, या डायरेक्ट आपको ये तैयार करते जाना है, इसलिए मैं आपको इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की क्या धारणा में क्या बदलाव आया, समझ लेते हैं। तो कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को अकेलापन बहुत खटकता था, यानी जब कवि क्या लेखन कला नहीं करता था, ओके, कविता वगैरह नहीं लिखता था, तो तब उसे क्या अब वो अकेला रहा करता था। ओके, तो अकेला उसे खटकता था, उसके मन में लगता था कि हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। ओके, कविता से लगाव के बाद अकेलेपन से उसे कोई ऊब नहीं होती थी, बल्कि ऐसा लगता था कि अकेलापन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकती है। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। क्या बताया जा रहा है कि जब लेखक से कविता नहीं लिखता था, ओके, तो मतलब फुर्सत एक बार से रहा करता था, तो उसे लगता है कोई मिल जाए मुझे बात करने के लिए, ओके, समय बिताने के लिए, तो बहुत ज्यादा उसे अकेला फीलिंग आती थी। ओके, लेकिन जब उसने कविता लिखना सीख लिया तब वो क्या अच्छे से कविता लिखता था, तो अपना पूरा समय जो उसका ओके कविता लिखने में ध्यान रहता था, ओके, तो अकेलापन महसूस नहीं होता था, और साथ ही अब क्या अकेला है तो ऊंची ऊंची आवाज में क्या है गा भी सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों, तो समझ लेते हैं। तो यशोधर बाबू के अपने पुत्र और पुत्रियों की तरफदारी करने में मात्र सुलभ मजबूरी के कारण ज्यादा मॉडल बन गई थी। ओके, यहाँ आने चाहिए यशोधर बाबू की पत्नी, जब तो हो पाएगा वो सही, क्योंकि यशोधर बाबू की पत्नी ढल सकी। यहाँ होगा यशोधर बाबू की पत्नी अपने पुत्र और पुत्रियों की तरफदारी करके मात्र सुलभ मजबूरी के कारण क्या है ज्यादा मॉडल बन गई। ओके,
तो यशोधरा बाबू की तो पत्नी जो क्या है अपने पुत्र पुत्रियों के साथ रहकर वो मॉडल बन गई, लेकिन जिससे क्या है वह समय के साथ ढल सकने में सफल हो जाती हैं। जबकि यशोधरा बाबू की बात करें तो वे पुराने सीनियर किशनदा का अपना आदर्श मानते थे। किशनदा कुंवारे और अपने पुरानी विचारधारा के भक्त थे। किशनदा की छाप पढ़ने के कारण यशोधरा बाबू के साथ समय के साथ क्या ढल सकने में असफल रहे। मेन था क्या कि जो यशोधरा बाबू थे अपने किशनदा को क्या अपना आदर्श मानते थे, और जो किशनदा थे वो पुरानी प्रवृत्ति के थे, पुराने विचारधारा के थे। तो यही विचारधारा की छाप क्या है यशोधरा बाबू भी पड़ जाती है, इसलिए क्या है यशोधरा बाबू के समय के साथ नहीं ढल पाते हैं। जबकि उनकी जो पत्नी होती है वो हमेशा क्या है अपने पुत्र पुत्रियों के साथ रहती थी। ओके, उनके साथ रहती थी तो उनके साथ क्या इसलिए मॉडल बन गई। ठीक है, ओके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अभिव्यक्ति माध्यम से है। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कौन सी हैं लिखिए। देखिए मुद्रित माध्यम क्या होता है, मुद्रित माध्यम, मुद्रा यानी छपे हुए। ओके, जैसे अभी मेरा पास जो माध्यम है मैं आपको बता रहा हूँ ये मुद्रित माध्यम है। मुद्रा यानी छपा हुआ पूरा है, तो ये आपको मुद्रित माध्यम कहलाएगा। ओके, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहला है कि लेखन में भाषा, वर्तनी, व्याकरण और शैली का ध्यान रखना चाहिए। ओके, कोई भी हम कुछ चीज लिख रहे हैं सिंपल है तो कोई ओके ज्यादा कठिन नहीं है। क्या होता है जब भी कोई चीज हम लिखित वाली चीजें होती हैं, छपी वाली चीजें होती है, उसमें क्या भाषा, वर्तनी, व्याकरण का ध्यान रखना ही चाहिए। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करके हर हाल में जरूरी है। लेखन और प्रशासन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को क्या ठीक करना चाहिए। लेखन में सहज प्रभाव के लिए क्या तारमयता बनाए रखना जरूरी है। तो ये आप दोस्तों समझ गए होंगे मुद्रित माध्यम के लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। कोई भी दोस्तों आपको 2 तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समाचार लेखन में मुख्य किन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल सिंपल दिया है, क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे, ये क्या है इनकी जवाब देने की कोशिश की जाती है। समाचार लिखते हुए क्या है इन 6 सवालों को क्या है जवाब दिया जाता है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा प्रॉपर दोस्तों आपको तैयारी करना हिंदी सब्जेक्ट की। ओके, पूरा आप क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं हर सेक्शन के। ओके, आप मतलब पूरी कंप्लीट ग्रामर, काव्यखंड, गद्यखंड, बितान, व्यक्ति माध्यम, बहुत सारे जो टॉपिक हैं और साथ ही ग्रामर वाले और बुक वाले इंपॉर्टेंट पूरा चाहते हैं, पूरा एमपी बोर्ड का सिलेबस है की तैयारी करना चाहते हैं। अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12th हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी के कोर्स की दोस्तों फीस आपकी जो 249 रुपए थी अब क्या है केवल आपको 50 रुपए ऑफ दे दिया है, तो अब केवल 199 रुपए पूरा हिंदी का कोर्स दिया जा रहा है। कंप्लीट एमपी बोर्ड का सिलेबस रहेगा। ओके, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको दोस्तों 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर आप क्या कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, तो कम समय आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा 12वां क्वेश्चन है कौन रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए। देखिए तो मैंने बताया आपके 10 रस होते हैं, तो 10 रस में आपको क्या परिभाषा की बात करते हैं। एक परिभाषा दोस्तों याद कर लिए, सब आपको परिभाषा हो जाएगी, याद हो जाएंगी। मतलब सब में आपको क्या चेंज बस करना है, थोड़ा थोड़ा सबका स्थायी भाव चेंज कर देंगे तो उसकी परिभाषा जनरेट हो जाती है। क्योंकि सहृदय के हृदय में स्थित, ओके जैसे मान लीजिए किसी करुण रस की बताना है तो सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग होता है वह करुण रस की निष्पत्ति होती है। ऐसी बी रस का आ जाए तो सहृदय के हृदय में स्थित उस साय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी और संयोग होता है तो वहां आपकी बी रस की निष्पत्ति होती है। ओके, हास रस का आ जाए तो सहृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी और संयोग होता है वहां हास रस की निष्पत्ति होती है। तो मैंने क्या बताया, देखिए एक ही परिभाषा बोली ना मैंने हर जगह, बस तो आपको बीच में क्या है उसका जो स्थायी भाव है वो चेंज वहां कर देना, बाकी वही परिभाषा रहने वाली है। तो परिभाषा एक याद कर लीजिए सबके लिए हो जाएगा। हाँ उदाहरण देखिए सबके लिए आपको याद करना पड़ेगा, बाकी रस वाली आप वीडियो देख लीजिएगा हिंदी ग्रामर की लिस्ट में जाकर, तो मैंने सबके इजी एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ओके, बाकी यहाँ किस प्रकार से दिखा हुआ है तो यहाँ जब शोक नामक स्थायी भाव का सहयोग विवाह अनुभाव संचारी सहयोग होता है और कौन रस की निष्पत्ति वही परिभाषा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उदाहरण इस बार से आपका दिया है, हे सके वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि में डूबती का सहारा कहाँ है। बस ये आपके दिया हुआ, ये भी इजी अच्छा है, इजी है आपका, ज्यादा कठिन नहीं है, पढ़ सकते हो, याद कर सकते हैं। अगर कौन रस का आपको उदाहरण याद नहीं तो इसे आप याद कर सकते हैं। ओके, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो विरोधाभास अलंकार, विरोध धन आभास, नाम में पूरा राज छुपा हुआ है। विरोधाभास, विरोध धन आभास, जहां वास्तविक विरोध नहीं है लेकिन फिर भी हमें क्या विरोध का आभास हो रहा है, लग रहा है, वहां विरोध नहीं है हमें लग रहा है। ओके, इस प्रकार से जैसे क्या दो लोग हैं बहुत तेजी से क्या बात कर रहे हैं, तो हम दूर से देख रहे हैं तो बहुत तेजी से बात करेंगे तो हमें क्या लगेगा यार भाई इनकी लड़ाई हो गई। हम पास में जाकर पहुंचे तो भाई ये लोग बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी तरीका होता बोलने का इस टाइप से, तो इस टाइप का हमें वहां दूर से देखा तो विरोध का आभास है, पास में जाकर देखा तो वो तो बात कर रहे थे आपस में, लड़ाई नहीं कर रहे थे, इस टाइप से। तो जहां काव्य में वास्तविक विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो, विरोधाभास अलंकार, बिल्कुल सिंपल परिभाषा दी हुई है। यही मैंने आपको बता भी थी, अलंकार भी तैयार की है।
देखिए ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई, यानी जैसे जैसे क्या है श्याम रंग यानी काले रंग में डूबते जाते हैं, त्यों त्यों क्या है उज्जवल होते जाते हैं, यानी क्या है हमारा जीवन क्या है उन्नत होता जाता है। किसके लिए लाइन लिखी गई है? ये भगवान श्री कृष्ण की लाइन लिखी गई है। जैसे हम क्या है भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबते जाते हैं, हमारी क्या उन्नति होती जाती है, इसके लिए लिखा हुआ है। और मैंने आपको ये भी एग्जाम्पल आपको याद कराया था, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। अब शीतलवाणी में आग लिए फिरना यह आपका विरोधाभास अलंकार है, ये आपके पहली चैप्टर आत्मपरिचय वाला है, उसी से लाइन मैंने आपको बताई है, तो उसमें भी आपका विरोधाभास अलंकार है, तो आपको अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। ओके, आपका आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोठा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए, अथवा क्वेश्चन है अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो सोठा छंद बताना है। देखिए सोठा जो छंद होता है सबसे पहले आपको याद रखना है दोहा का उल्टा होता है, दोहा का उल्टा सोठा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, दूसरे चौथे चरण में क्या 13-13 मात्रा होती है, टोटल क्या 4 चरण होते हैं, एकदम याद कर लीजिएगा। ओके, सोठा छंद का ये आपको उदाहरण दिया हुआ है। बंदऊ अबद ग्वाल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछाऊ दीन दयाल प्रियतन त्रत रूप परिहु। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर परिभाषा तो याद जैसे हो जाती है, उदाहरण याद नहीं होते। तो देखिए आपको उदाहरण तो किसी को याद नहीं होते, ऐसा नहीं कि सबको पहली बार में याद हो जाते हैं। जैसे मैं आपको ऐसे नॉर्मल तरीके से कई सारे मैं बताता हूँ, तो ऐसा नहीं कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैं एक बार में मुझे याद हो गया, मैंने कई बार उसको लिखा है, ओके प्रैक्टिस की है, तब मैं आपको ऐसी आपको नॉर्मल तरीके से बता पा रहा हूँ। रीजन यही है, लेकिन जब याद हो जाता तो आपको सोते सोते ही बता दें। आप मुझे उठाएंगे सोते मुझे इसका उदाहरण बताओ तो मैं आप बता पाऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। रीजन की मैंने उससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, तो क्या समझ में आता है, लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार बोलिए। नहा रहे हैं तो भी आप बोलिए, कहीं खाना खा रहे हैं तो मन में सोचते रहिए इसका। ये इस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई ये नहीं कि आपने कॉपी पेन ले लिया तभी आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ाई है। कुछ काम भी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं रास्ते में जाने वाली साइकिल चलाते हुए आप जा रहे हैं तो मन में आपने सोठा छंद के उदाहरण बोल लिया, ओके विरोधाभास का उदाहरण बोल लिया, तो बोलते आपको बार बार बोलना है तो आपको याद हो जाएगा। यही करना पड़ता है क्योंकि इतना आसान तो होता ही है, लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करिए। ओके, बाकी जितने इजी वाले थे जितना हो सकता है जो मुझे याद है बहुत ज्यादा इजी है, मैंने आपको हर वीडियो अपने वीडियो बताए छंद वाली अलंकार वाली है, तो वहां से आपको लिख लिख कर तैयार अच्छे से कर लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारा अथवा क्वेश्चन है अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। ओके, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा बतानी बिल्कुल सिंपल। आपकी अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है? अभिधा शब्द शक्ति जिन शब्दों में वाच्यार्थ अभियार्थ की अभिव्यक्ति हो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। ओके, अभिधा शब्द शक्ति यानी सिंपल वाली रहती है, ओके जिसमें जो चीज लिखी हुई है उसी का बात होती है। जैसे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, ओके तो अब जो दशरथ अयोध्या के राजा थे, ओके तो अब इस बार से बहुत सिंपल लाइन में जो उसका बात लिखी है वो उसका अर्थ है, वही आपकी अभिधा शब्द शक्ति रहती है। आप आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुहावरे और लोकोक्ति में कोई दो अंतर लिखिए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में जैसे अभिधा शब्द शक्ति परिभाषा पूछी गई तो केवल आपको परिभाषा बस लिख दे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी को उदाहरण तो हम याद करके जाते हैं, तो एक उदाहरण भी लिख दें तो और अच्छा लगेगा, टीचर को सही लगे कहाँ अच्छा लिखा है। लेकिन आप परिभाषा बस पूछेगा तो परिभाषा लिख देते तो भी आपको नंबर मिल जाए। हो सकता है केवल यहाँ उदाहरण बस पूछता, कई बार क्या है परिभाषा ना पूछे केवल उदाहरण पूछेगा, ओके तो उदाहरण बस लिखे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा आपको क्या है इतना टाइम तो लगता नहीं है कि लाइन का है ये, तो आपको क्या है तुरंत ही उसकी अभिधा जो भी पूछा उसकी परिभाषा उदाहरण दोनों लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्ति में कोई आपको क्या है दो अंतर आपको बताने हैं। तो दो देख लेते हैं, मुहावरे में और आपको लोकोक्ति में अंतर। इस प्रकार से मैं दिया थ्योरी वाला दिया, बाकी मैं तालिका में समझाता हूँ। ओके तो बात तो वही हो जाती है। देखिए जो मुहावरे होते हैं वाक्यांश होते हैं, वाक्यांश नहीं वाक्य का अंश होता है, वाक्य एक छोटा सा टुकड़ा होता है। ओके, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। और मुहावरे को क्या है प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वाक्यांश है, वाक्य एक टुकड़ा है, जब वो वाक्य का टुकड़ा किसी वाक्य में जुड़ेगा तभी अर्थ देगा। ओके, जबकि जो लोकोक्ति होती है वो स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र यानी सिंगल हम लोकोक्ति लिख देते ना, मैं पूछूं इसका अर्थ क्या है तो आप बता देंगे, लेकिन अगर सिंगल के लेकिन मुहावरा लिख दिया जाए तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। ओके, उसका अर्थ नहीं निकलेगा, उसको क्या है जब किसी वाक्य का सेट किया जाएगा तभी उसका अर्थ निकलता है। तो क्या याद रखना है, मुहावरे वाक्यांश है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है। मुहावरा का प्रयोग हम क्या स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, जबकि क्या लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। दो तो आपको याद रखना है, 2 नंबर में आपका आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई दो निपात शब्द लिखिए। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। तो इस शब्दों का अर्थ कई बार मैं बता चुका हूँ, हर त्रैमासिक में प्रैक्टिस करिए, अर्धवार्षिक में आपकी प्री बोर्ड एग्जाम में। ओके, लगातार प्रैक्टिस कराते जा रहा हूँ, वीडियो बस लगातार देखते हैं। मैं तो कहता हूँ कुछ ना पढ़ रहे हो, किताब भी नहीं उठा रहे हैं, वीडियो बस अब रेगुलरिटी देख रहे हो, सुनते जा रहे हो, ओके तो भी आपको चीजें आधी ज्यादा याद हो जाएंगी। तो सब देखिए निपात शब्द में क्या है शब्दों के अर्थ पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उन्हें निपात शब्द कहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट परिभाषा लिखी। ओके, सॉल्यूशन में यही बात मुझे अच्छी लग रही है कि जो चीजें दी गई हैं ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया जाए। ओके, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान से तैयार किया गया जैसा होना चाहिए। ओके, इसलिए तो शब्दों के अर्थ पर बल देने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो आपका निपात शब्द कहलाते हैं। बाकी इनके होने
ना होने पर ये आपको जरूरी नहीं है। ओके, बस आपको परिभाषा तैयार करके रखनी है कि शब्दों का अर्थ पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया निपात शब्द कहलाता है। निपात शब्द कौन कौन से? ही, भी, तो। ओके, जैसे आपको स्कूल जाना है, आपको स्कूल जाना ही होगा, तो इसमें ही जैसे देखिए जोड़ा मैंने, तो उसमें क्या है, बात पर वजन डल गया। ओके, उस बात के पर वजन डल गया, वही आपका निपात शब्द है। आई होप समझ गए होंगे, बिल्कुल परफेक्ट आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा जो शुद्ध करना है। ओके, शुद्ध करना है, ये दो हमको अशुद्ध वाक्य दिए, इनको शुद्ध करना है। तो पहला, ईश्वर के अनेकों नाम है, तो सिंपल तो आपका अनेकों है तो इसका अनेक हो जाए, ईश्वर के अनेक नाम है। मुझे केवल मात्र 20 रुपए चाहिए। अब केवल का भी वही अर्थ होता है, मात्र का भी वही अर्थ होता है, तो इसमें आपको एक ही चीज का दो अर्थ हो रहा है, तो एक चीज आना चाहिए। या तो आप केवल बस यूज कर दें या केवल मात्र बस यूज कर दें। तो मुझे केवल 20 रुपए चाहिए या मुझे मात्र 20 रुपए चाहिए, दोनों आंसर इसमें राइट आपके रहेंगे। ओके, तो आप समझ गए होंगे, वही आपका दिया हुआ है, ईश्वर के अनेक नाम है। मुझे मात्र 20 रुपए चाहिए, यदि कोई स्टूडेंट या मात्र को हटा के केवल लिख देता तो हो जाएगा, क्योंकि देखिए शुद्ध अशुद्ध में ये होता है आपका कि ऐसा कोई शब्द कभी नहीं आना चाहिए उसका मात्र का भी वही अर्थ है, केवल का भी अर्थ है, तो कोई दो में से एक लगाओ इस प्रकार से, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जैसे हमारा वाक्य का परिवर्तन करना है, प्रश्नवाचक बनाना। प्रश्नवाचक तो बिल्कुल आपका सिंपल होता है। प्रश्नवाचक में क्या करना पड़ता है, जो भी है आपका वाक्य उसमें आगे क्या लोग लिख दो और पीछे क्या है, प्रश्नवाचक बना दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस सिंपल है। तो क्या शिशिर के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, इस बार से तो क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो ओके, बस क्या आगे लगा देना है क्वेश्चन मार्क, तो प्रश्नवाचक बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या है, आपको विस्मय सूचक बनाना है, आदर सूचक। विस्मय सूचक में तो सबसे पहले आपको लास्ट में क्या है, विस्मय वाला चिन्ह लगना ही है, और लागे ओ आ, ये सब आपको चीजें लगनी वाली है। ओके, लग जाती हैं, लेकिन इसमें क्या है, 15 वर्ष बीत गए तो 15 वर्ष बीत इस बार से, या ना भी लगाए तो आपको विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी आपका लगा दे तो भी आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ नहीं लगाया गया है, लेकिन विस्मय आदि बोधक चिन्ह साइन लगा दिएगा तो आपका हो जाता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्नांक 16। आगे दोस्तों हमारा प्रश्नांक 16 आ जाता है। आपका पता है प्रश्नांक 16 में दोस्तों आपसे कवि परिचय पूछा जाएगा, प्रश्नांक 17 में आपसे क्या लेखक परिचय रहता है। तो जैसे ही आपने देखा तुलसीदास और रघुवीर साय जी का पूछा गया, तो बाकी मैंने सब आपको तैयार करा दिए हैं। ओके, आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा, पूरे अपने प्लेलिस्ट में फॉलो कर लीजिएगा, सब मैंने आपको तैयार पहले करा दिए। जैसे ही आपको देखिए नहीं कुछ यहाँ देखिए, यहाँ इस प्रकार से नहीं लिखा कि जैसे मैं कहता हूँ कवि परिचय, तो यहाँ कवि परिचय नहीं लिखा, काव्यगत परिचय लिखा रहता है। आपको कैसे पता चलेगा, वो कंफ्यूजन होती है। तो बीच में आप देखिए सेकंड नंबर पे देखिए, रोज रचना है, दो रचना है, तो भावपक्ष कवि की भी रहती है, लेखक भी रहती है। साहित्य में स्थान तो कवि का भी लेखक रहता है, लेकिन जो कवि का होता है वो भावपक्ष कलापक्ष होता है, जबकि लेखक के क्या है, भाषा शैली होती है। तो भाषा शैली यानी लेखक है, लेखक परिचय, भावपक्ष कलापक्ष यानी कवि परिचय। क्लियर है। अब तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कवि में तुलसीदास और रघुवीर साय का कवि परिचय, लेखक में पूछा जा रहा है आपका दोस्तों महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक परिचय। ओके, जब भी मैं आपको तैयार करा था पहले, तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि बस आपको दो तीन लाइनें बताने से ज्यादा नहीं, 3 नंबर का है। एक नंबर आपको रोज रचना के, एक नंबर साहित्य में स्थान में, और एक नंबर बस भावपक्ष वाला। अब एक नंबर है तो आधा नंबर यानी आधे नंबर के लिए 2-3 लाइन लिखेंगे, 2-2 लाइन आपको लिख देना है। इतना ही मैं आपको बता रहा था। ओके, तो ये इतना ही आपको करना है, क्योंकि आपको क्या इतना बहुत ज्यादा विद्यार्थी बहुत सारे लिखने लगते हैं। कई जगह मैंने ऐसा देखा भी, गाइडों में बहुत लंबा दिया रहता है। ओके, इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल आपको दिए, इसके स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप तैयार कर सकते। एमपी बोर्ड का ऑफिशियल वाला है ये आपका। ओके, बाकी मैंने आपको बताया तो वो तो आपको तैयार होगा, तो कोई पहले से तैयार है तो फिर चेंज मत करिएगा। जैसे अभी आपने बिल्कुल तैयार नहीं किया तो फिर आप ये याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर मेरी वीडियो वाले देख लीजिएगा, जो आपको आसान लगे वो आप पढ़ लीजिएगा। ओके, और यहाँ आपको नंबर फिक्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि आप ये लिखें वो लिखें, वो सब आपको सब रहने वाला है परफेक्ट। ओके, रचनाएं बहुत सारी आपको दी है, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, कोई दो आपको लिखनी पड़ती है। ओके, भावपक्ष और कलापक्ष बताना है, तो यही देखिए 2 लाइन में देखो कितना सा लिखा हुआ, ये देखो, ये तो आप जितने तो आपको बहुत कम बता देते, मैं 6-7 लाइन में 3-4 लाइन कहते हैं, यहाँ तो आपको केवल 4 लाइन, 2 लाइन केवल भावपक्ष की, 2 लाइन कलापक्ष। भावपक्ष कितना सा बताएगा, तुलसीदास ने अपने काव्य में लोक मंगल का साधन के रूप में लिखा है, उनके काव्य में क्या प्रमुख प्रतिपाद्य राम भक्ति है। बस इतने सी आपका ये भावपक्ष है, केवल 2 लाइन का भावपक्ष। और कलापक्ष, तुलसीदास ने प्राय सभी छंदों का प्रयोग किया है, मुख्यतः चौपाई सोठा हरिगीत का है। तुलसी ने अवधि ब्रज में अपने काव्य की रचना की। बिल्कुल शॉर्ट लिखा हुआ है, एकदम सटीक सुंदर लिखा हुआ है बिल्कुल। ओके, बस इतना ही आपको लिखना है। ओके, 1-2 लाइन और एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं और परफेक्ट देख सकते हैं आप। तो इसलिए जो मैं बताता हूँ, क्योंकि अब मैंने क्या बताया, मैं खुद 98 नंबर लाया, एमपी बोर्ड का पेपर दिया है, तो मैं जो कुछ लिखा है और मुझे नंबर मिले हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इसलिए जो आपको जो चीज बताता हूँ बहुत ज्यादा आपको एनालिसिस करके बताता हूँ, नहीं तो मैं कह देता हूँ ये मुझे पता नहीं है। ओके, इस टाइप से। साहित्य में स्थान, बस 2 लाइन में आपका साहित्य में स्थान दिया हुआ है। तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है, भी समन्वय के विचारधारा कवि है। भाई जिन विद्यार्थियों को तो अभी याद नहीं है, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं जिनको कभी भी याद नहीं है, भाई यही रट लो। इतना 2-4 लाइन में पढ़ना है तो 2-4 लाइन के लिए बस इतना आपके लिए पर्याप्त। ओके, इतना पूरा इतना सा आपका दिया पूरा याद करके रख लो। ओके, तुलसीदास का इंपॉर्टेंट आपका आ सकता है, कंप्लीट हो जाता है।
और रघुवीर शायद वीडियो देखिए काफी लंबी हो जाती है, लेकिन मुझे चिंता नहीं, क्योंकि जो विद्यार्थी अभी तक रुका है मुझे पता है उसको क्या फुल स्कोर करना है, और उससे वीडियो से मतलब नहीं कितनी लंबी वीडियो हो रही है, क्योंकि मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ, उसको क्या ध्यान लगाकर सुन रहा है। ओके, अभी तक आप वीडियो बने हो कमेंट बॉक्स में आप बताइए ओके कि आप भी क्या है अभी बने हुए वीडियो में। ओके, आगे देख लीजिए रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की देखिए रचना है सीढ़ियों के ऊपर धूप है, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी सुई है। याद करते जाइए, जिन्हें विद्यार्थी याद नहीं तुरंत याद करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप रखते जाइएगा। बाकी कोर्स ले लेंगे, सब पीडीएफ आपको दी हुई है, तो आराम से वहां से पढ़ सकते हैं। भावपक्ष कलापक्ष बस 2 लाइन में देखिए, भावपक्ष 2 लाइन में कलापक्ष, और साहित्य में स्थान भी आपको 2 लाइन में दिया हुआ है। तैयार कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट आप लेकर, बहुत ज्यादा सिंपल शॉर्ट में दिया हुआ। आप लोग लगातार कमेंट करते हैं सर और छोटा बताइए, छोटा देखिए बिल्कुल आपको छोटा सा दिया हुआ है। ओके, इतना तो आपको एकदम याद करके रखना है। फिर आपका लेखक परिचय आ जाता है, तो महादेवी वर्मा का सबसे पहले लेखक परिचय यहाँ दिया हुआ है। रचनाएं आपके दीप से कहा होता है, यामा श्रृंखला की कड़ियां, आपदा संकलित, ये अतिथि में चलचित्र, ये सब आपकी दी बहुत सारी दी हैं। दो आपको दो नहीं, 2 आपकी आती हैं, 2 तो आपको लिखना है पेपर में। मैं कहूंगा दोस्तों आपको 4 याद करके जाना है, क्योंकि भैया टेंशन के चक्कर में भूल जाती हैं। ओके, ऐसा होता है कि आप गए 2 याद कर गए, वो भी याद नहीं है तो काम तमाम हो जाए आपका। ओके, इसलिए आपको क्या है कम से कम 4 से 5 याद करके जाइए। फिर आपको क्या 4 से 5 में 2 भूल भी जाते, 2 तो कम से कम लिख पाएंगे। ओके, क्लियर है। फिर भाषा शैली लिखना है, 2 लाइन में आपकी भाषा शैली, 2 लाइन में भाषा, 2 लाइन में शैली आपको बताई दी। एक साथ लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। ओके, साहित्य में स्थान आपका ये दिया हुआ, बिल्कुल सीधा बताया जाए कि इनके क्या है 4 स्तंभ हैं आपके छायावाद के, 4 प्रमुख कमी है, उसमें से एक क्या है महादेवी वर्मा जी का प्रमुख स्थान है। साथ ही ने महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मेन लाइन में इस पर दी हुई है और आपको कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या तैयार कर सकते हो। पहले से जो मैंने बताया वो तैयार है, तो फिर आप क्या दिमाग मत लगाइएगा, पहले से आपको तैयार उसी को आपको अच्छे से तैयारी करना है। जिन विद्यार्थी बिल्कुल याद नहीं तो वो तैयार कर सकते हैं। इसी बात दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तो रचनाएं दी हुई है, बहुत सारी रचनाएं हैं। ओके, 3 से 4 याद कर लीजिए। भाषा शैली दी है, भाषा क्या है द्विवेदी जी की भाषा, संस्कृत खड़ी बोली है। समासिक पदावली और तत्सम शब्दों की अधिकता की कहीं कहीं क्लिष्टता आ जाती है। ओके, बस ये आपकी भाषा बचते नहीं है, 2 लाइन की शैली क्या है द्विवेदी का साहित्य विचार, तेजस्वी कथन, लालित बंद साहित्य संगम है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि से जबरदस्त, उनकी मूल चेतना विराट मानवता है। ओके, अब यहाँ तो ज्यादा इतनी अच्छी शैली नहीं बताई गई, लेकिन इतना भी आपको शॉर्ट में यहाँ करने के चक्कर में शैली मैन गायब कर दी गई। ओके, तो और अच्छे आपको तैयार करना है, मैं आपको सब बता चुका हूँ, मेरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर, तो वहां से आपको परफेक्ट मिल जाएगा आपको। साहित्य में स्थान आपका ये दिया हुआ कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 17 तक मैंने बता दी, प्रश्न 18 पहुंच जाते हैं। तो प्रश्न 18 में हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तत्सम तथा तद्भव में अंतर लिखिए, और आपका अथवा में है कि उत्सर्ग और प्रत्यय में अंतर। ओके, अब आप कहेंगे कि सर ये तो सिलेबस में है नहीं, तो हाँ ये वास्तव में है कि ये आपके 2022 के सिलेबस में तो था, लेकिन अब 2025 के पेपर में नहीं है, सिलेबस में ये तत्सम था, तो ये आपका स्किप कर देना, छोड़ देना, इनको नहीं पढ़ना है। तो जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि जो पहले आपका जैसे बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें 2018 के क्वेश्चन लग रहे हो, 2022-23 का चाहे सॉल्यूशन ना किया हो, सीधे 2018 के 2016 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जबकि किताब बदल गई थी तो बहुत ज्यादा सिलेबस चेंज हो गया था, बहुत सारे क्वेश्चन आपके उसमें आप काम के आपके नहीं रह गए, फिर भी पढ़ते रहते हैं, तो यहाँ समय बर्बाद होता है। इसलिए आपको क्या है एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए। ओके, कंप्लीट तो 18 वाले कर दिए, कोई काम का नहीं है। 19वां वाले क्वेश्चन में आते हैं। अब क्या है आपका ये क्या है अपठित गद्यांश, कोई भी दे दिया जाएगा, इसमें कोई नहीं, तो प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें कोई ये आपके के ऊपर निर्भर करता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका तैयार हो जाएगा। देखिए आपका ये दिया हुआ है, आपका अपठित एक अपठित पद्यांश आता है, उसके अथवा में अपठित गद्यांश आता है। तो अपठित जो आपका ये पद्यांश होता है कठिन होता है, क्योंकि हम इसके अर्थ इतनी आसानी से निकाल नहीं पाते, तो फिर हमसे अच्छे से बनता नहीं है। ओके, इसलिए आपको क्या अधिकतम विद्यार्थी क्या कौन सा करते हैं गद्यांश करते हैं, और गद्यांश ही करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या समझ में आ जाता है। ओके, इस प्रकार से क्योंकि अच्छे से क्या समझ में आ जाता है, तो यही आपको करना चाहिए। तो गद्यांश की जैसे बात करें तो यहाँ देखिए सौरभ भावना दिख रही है, वो राष्ट्र की भावना दिख रही, तो शीर्षक क्या हो जाएगा सौर और देश प्रेम आपका शीर्षक हो जाएगा। राष्ट्रीय भावना में किसका विशिष्ट स्थान है, तो राष्ट्रीय भावना में क्या है सौर भाव का विशिष्ट स्थान है। यही पहली लाइन में दिया हुआ, देखो बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ, ये दिया हुआ है पहली लाइन में लिखा हुआ है। सुदीर्घ शब्द का आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है, सुदीर्घ यानी सुदीर्घ, ओके यानी लंबे समय तक, इस बार बिल्कुल कितना आसान है, जबकि यहाँ पर शीर्षक ढूंढेंगे तो भी ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। ओके, इसलिए आपको क्या हमेशा भी पेपर में आपको करना है, तो गद्यांश से बन जाए तो गद्यांश आपको कर लेना है। ओके, बाकी प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्यूशन ये देख लीजिए। ओके, सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है प्रश्न 19 का। अब दोस्तों हमारा क्या है प्रश्न 20 में आ जाता है। ओके, तो इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी रहने वाली है। एक आपकी क्या है ये आपकी काव्य खंड से संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है, और एक आपकी गद्य खंड से गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, 4 नंबर का आपका रहता है। ये आपका कब बनेगा, देखिए आपको जब चैप्टर आपने सब समझे ही होंगे तो आपसे वैसे व्याख्या बन जाएगी। संदर्भ प्रसंग कब बनेगा, संदर्भ कब बनेगा, संदर्भ में क्या लिखना पड़ता है कि कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, और उसके लेखक कौन है, तो वो आपको याद कर लेना हर चैप्टर का, और उसके लेखक मैं आपको बताता हूँ, याद करके रखिएगा। काव्यखंड से गद्य खंड के सभी काव्यखंड में आपका कवि हो जाते हैं, आपके गद्य खंड में लेखक हो जाते हैं, तो वो आपको याद रखना है। सत्य बितान के भी आपको राइटर नेम आपको याद रखने हैं।
इससे संदर्भ में आपको लिखने में आसानी होगी, साथ ही इससे क्या वस्तुनिष्ठ बनती है तो वो यहाँ से बनने लगे। जैसे आंगन में ठुनक रहा है जिद आया, बालक तो हुई चांद पे ललचाए, ये आपका दिया हुआ है आपका। तो ये हमारा क्या लिया, कहाँ से लिया गया है आपका, तो ये हमारी पाठ का नाम क्या है, रुबाइयाँ है, और रचनाकार किसके कौन है, फिराक गोरखपुरी है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, जैसे देखिए संदर्भ तो ये आपका मैंने आपको बता दिया, संदर्भ मैंने क्या बताया है आपको, चैप्टर नाम बताना है, तो आपका किससे लिया गया है, रुबाइयाँ से, और रचयिता कौन है, फिराक गोरखपुरी। तो ये संदर्भ और प्रसंग और जो व्याख्या होती है, तो यहाँ हर व्यक्ति हर स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से लिखेगा, किसी का सेम नहीं होगा, हर स्टूडेंट के अपने अपने हिसाब से लिखेगा। ओके, 1000 स्टूडेंट है तो उसमें से 1000 स्टूडेंट की लाइनें सबकी अलग होने लगी, क्योंकि अपनी इसमें फीलिंग रहती है। ओके भाई रट के तो इसको हम जाते ही नहीं, आपको सबको पता है। ओके, तो जब कोई पता है एमपी बोर्ड को भी कि हर स्टूडेंट को अपने हिसाब से लिखना है, तो यहाँ के एमपी बोर्ड ने किस पास सॉल्यूशन देखिए, इसका देखिए तरीका देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ इसमें पूरे राज छुपे होते हैं कि आपको जो अभी मैं आपको जो बातें बताता हूँ तो आपको विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि कि बस ऐसी फेंक दी है सर ने। ओके, कई बार ऐसा भी बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं, लेकिन अब जो मैं आपके एमपी बोर्ड के ऑफिस से बता रहा हूँ तो आपको विश्वास होगा कि हाँ ये बात तो जो मैं बताता हूँ सही है। ओके, देखिए ये हमारा दिया हुआ है। देखिए पहले बताए संदर्भ अगर लिखते हैं 1 नंबर, इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी क्वेश्चन को छोड़िए मत, कुछ ना कुछ के नंबर होते हैं। अगर आप संदर्भ बस लिखाते पेपर में तो 1 नंबर मिल जाएंगे, प्रसंग के लिखाते हैं 1 नंबर, व्याख्या लिखते हैं 1 नंबर। देखिए विशेष का भी 1 नंबर होता है, इसलिए मैं कहता हूँ लिखा नहीं रहता है, टाइटल में कहीं नहीं लिखा, क्या लिखा, सप्रसंग व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या यानी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखो, विशेष कहीं नहीं लिखा इसमें कि विशेष लिखो, लेकिन विशेष का भी 1 नंबर है, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा क्या विशेष भी आपको लिखना। विशेष का मतलब क्या होता है, विशेष का मतलब होता है कि जो ये हमारा ये आपका लिया गया है जो आपका पद्यांश, इसमें कौन सी भाषा है, कौन सी रसों का प्रयोग है, कौन से अलंकारों का प्रयोग है, ये सब आपको बताना पड़ता है, इसी भाषा कैसी है, और 102 लाइन भी लिख देते हैं, आपका काम हो जाता है। तो बस देखिए यही संदर्भ में आपको यहाँ बस देखिए संदर्भ बस में यहाँ लिखा हुआ है, बाकी लिखा हुआ प्रसंग, प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में एक बालक के चांद के लिए मचलने के लिए चित्र खींचा गया। बस प्रसंग आपको 1 लाइन बताने पड़ता है, प्रसंग को केवल जो भी होता है मतलब जो किस टॉपिक की बात हो रही है 1 से 2 लाइन में आपको बताने पड़ा। व्याख्या में आपको क्या है 4-5 लाइन, 3-4 लाइन कम से 2 से 3 लाइन आपको लिखनी पड़ती है। उपयुक्त व्याख्या सही लिखने पर क्या 1 अंक दिया जाएगा। ओके, अब हर स्टूडेंट के अलग होगी, इसलिए यहाँ एमपी बोर्ड ने अपना बताया नहीं है। ओके, टीचर अपने अनुसार नंबर दे देगा। विशेष में विशेष लिखने पर 1 नंबर आपको मिलने वाला है, इसलिए विशेष जरूर आपको लिखना चाहिए। तो क्या समझ गए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ साथ विशेष जरूर लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करते हैं, ये मैंने देखा है। ओके, इसलिए आपको क्या अब समझ गए होंगे विशेष का महत्व, तो आपको स्किप नहीं करना है। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक भड़ा कविता की उड़ान चिड़िया उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो ये हमारा कहाँ से लिया गया है, कविता के बहाने वाले चैप्टर से लिया है। रचनाकार का कुंवर नारायण। इस डिजाइनिंग में आपको नहीं लिखना, आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक का आरोह कविता के बहाने अध्याय से लिया गया है। ओके, जिसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं, ऐसा आपको लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं लिखना, लेकिन जैसे मैंने बोला आपको वो लिखना पड़ता है। वो तो टीचर को हिंट दिया जा रहा है, क्योंकि उनको क्या है कंसर्टिव आदर्श उत्तर प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रसंग में क्या है, चिड़िया की उड़ान की सीमा और कविता की उड़ान की असीमता की तुलना की है कि चिड़िया के एक लिमिट, चिड़िया की एक लिमिट है कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक उड़ सकती है। कविता की कोई लिमिट नहीं है। ओके, कविता की कोई लिमिट नहीं है कि क्या हद है। जैसे मान लीजिए मैं आप पढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको, यही मैं अगर आप ऑफलाइन यही कोचिंग खोल लूँ अपने घर में अपने आसपास, तो यहाँ 10 से 20 बच्चों को जोड़कर ओके पढ़ा रहा हूँ, 40-50 बच्चे पढ़ा रहा हूँ। एक लिमिट होगी, 50 पढ़ा पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि रूम की साइज इतना होगी। 10 बच्चे की पढ़ा सकता हूँ क्योंकि रूम की साइज इतना है। लेकिन आप लोग देख रहे हो तो आज 5,000, 10,000 के 15,000 तक स्टूडेंट, लाखों तक स्टूडेंट कई बार हो जाते हैं। तो ये इसमें लिमिट नहीं, तो सेम इसी पास है। आइए बात समझ रहे हो। नेक्स्ट आपकी व्याख्या क्या अपने हिसाब से आपको लिखने हैं, पर विशेष आपको दिया। बाकी अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, बाकी तो अब इनकी सब क्या संदर्भ प्रसंग व्याख्या बनी जाएगी। आपको क्या लिखने पर कितने नंबर बिकते हैं, मेरा उद्देश्य वही आपको बताना हो, तैयार कराना। जैसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपका है, पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास माल टाल जमा ना हो, ये आपका दिया हुआ है। तो समझ गए पैसा वाली जहां बात आई आपकी गद्य खंड में, तो बाजार दर्शन वाली चैप्टर से लिया गया है, जयनंद कुमार है। इतना आपको समझ जाना है। जब भी आप पढ़ें तो माइंड में सबसे पहले यही आपका आना चाहिए, तो संदर्भ आप लिख पाएंगे। संदर्भ इतना आपने लिख दिया, 1 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। और व्याख्या में क्या बात बताई जा रही है, तो प्रस्तुत गद्यांश में पैसे की क्रय शक्ति के बारे में बताया जा रहा है। ओके, या पैसे की क्षमता के बारे में बताया जा रहा है। क्रय शक्ति क्या है, परचेजिंग पावर के बारे में बताया जा रहा है। व्याख्या और विशेष आपको लिखना पड़ता है। ओके, व्याख्या और विशेष आपका रहता है। जब गद्य खंड की आप विशेष लिखे तो आपको लिख देना है भाषा सरल सुबोध है। ओके, और ये लाइन तो आप खान में फिट कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी आप शब्द पकड़ लीजिएगा, मैं आपको आगे बता दूंगा। मैंने से रात की बीच का को सिर्फ अब देखिए पहलवान की ढोलक, तो सिंपल लिखा हुआ पहलवान की ढोलक वाले चैप्टर से लिया गया है आपका। ओके, और इसमें आपको क्या है, रचनाकार कौन है, फरीश्वरलाल नेहरू है। अब इसमें आपको प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत प्रसंग में पहलवान की ढोलक की जीवंतता का वर्णन किया गया है। व्याख्या और विशेष आपका रहने वाला। ओके, अब यहाँ तो आपको व्याख्या विशेष बन जाएगा, मुझे इतनी बारीक बताने से आवश्यकता नहीं है। ओके, ये तो आपको चीजें बन जाएगी। ओके, आगे देख लेते हैं।
ओके, आगे देख लेते हैं। अभी भी कोई भी आपको दिक्कत आ रही, कोई मन में डाउट हो तो कि यार इस वाले में क्या होगा, कैसा क्या होगा, कुछ भी समझ में आपको कोई भी टॉपिक में कुछ भी आपको मन में प्रश्न आ रहे हो, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा या मेरे व्हाट्सएप में भी आप पर्सनली पूछ सकते हैं, लेकिन प्रयास के कमेंट बॉक्स में आप करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप करते हैं तो मैं आपका रिप्लाई दूंगा, हाईलाइट करूंगा आपको। ओके, तो और स्टूडेंट को भी वो डाउट के अगर उनके मन में भी होता तो उनके आ जाता, ओके, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जबलपुर नगर, अभी आपको प्रश्न नंबर 22 में आपको प्रश्न नंबर 22 में क्या है, आपको पत्र लिखना रहने वाला है। तो जबलपुर नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करानी है, तो आपको पत्र लिखना है कि आपके मतलब मोहल्ले में आपके क्या है पानी नहीं आ रहा है तो समय पर, तो उसके लिए आपको बताना है। अथवा में है अपने मित्र कमलेश को अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित थे, तो आपको एक पत्र लिखना है। तो ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए एमपी बोर्ड ने भी यहाँ सॉल्यूशन नहीं दिया है, इसका सॉल्यूशन नहीं लिखा होगा जैसे पेपर पर। क्यों नहीं लिखा? रीजन ये है कि हर स्टूडेंट अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखता है। कोई क्या कहेगा पानी की आपूर्ति, तो पानी के लिए क्या लिखेगा कि यहाँ के जो पाइपलाइन है वो एकदम बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, ओके, उनमें जाम हो गया, इस कारण क्या पानी नहीं आ पा रहा, तो उनके साफ करा दें तो पानी आने लगेगा। ओके, या कोई स्टूडेंट समस्या बता देगा कि हमारे यहाँ क्या टंकी अच्छे से नहीं बनी है, टंकी लीकेज हो जा रही, पानी जैसे सही से नहीं आ पा रहा, मतलब कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। बिजली आने की भी कई समस्याएं हो सकती है, मतलब बिजली सही से नहीं आ पा रही, तो इस बार से हर स्टूडेंट अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकता है यहाँ। लेकिन फॉर्मेट देखिए फिक्स होना चाहिए। जो नंबर यहाँ मिलते हैं वो यहाँ पत्र लिखने फॉर्मेट मायने रखता है, इसलिए हमेशा क्या फॉर्मेट की मैं बात करता हूँ। और अब फॉर्मेट आप जान लीजिए, ये आपका दिया हुआ एमपी बोर्ड ने खुद कह रहा है कि संबोधन लिखने पर, मतलब समझ सकते हैं कि सेवा में प्रचार मौजूद, इस टाइप हम लिखते हैं सबसे आगे। ओके, या फिर एड्रेस लिखते हैं हम सबसे पहले। ओके, ये लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे हम, ओके, सेवा में जबलपुर नगर निगम, ओके, इस प्रकार से तो ये नियमायुक्त ये लाइन लिखेंगे, तो ये आपका संबोधन कहलाता है। इसका आपको इतना सा बस लिख दिया 1 नंबर। ओके, फिर इसके बाद विषय लिखने पर आप विषय लिखेंगे कि भाई विषय क्या है, बस विषय लिखा और कॉपी पेस्ट कर देना है। जल की आपूर्ति कराने हेतु आवेदन पत्र, आपके 2 नंबर यहाँ से पक्का हो, 4 नंबर के 2 नंबर भी पक्के हो गए आपके। ओके, फिर आप क्या बीच में पार्ट लिखें मैन, अपनी समस्या बताएंगे 2-3 लाइन में कि ये दिक्कत हो रही है। ओके, इस कारण क्या है पानी नहीं आ पा रहा था, आपसे निवेदन है कि इस पर क्या है समय पर क्या है पानी पहुंचाए। ओके, इस प्रकार से तो फिर आपको लास्ट में क्या लिखना पड़ता है, लास्ट में आपका बताते हैं, अब दिनांक लिखते हैं लास्ट में, साथ ही आप बताते हैं कि ये क्या है आवेदक कौन है, ये इसका प्रेषक कौन है, इस प्रकार से उसका नाम लिखते 1 नंबर। तो आप ये समझ 4 नंबर किस प्रकार से। और यहाँ तो जो 3 नंबर तो फोकट के बीच में मेहनत कहाँ करनी पड़ती, ये तो हर स्टूडेंट बन जाता है। आगे सेवा में श्रीमान ये सब तो लिख ही लेते हैं, विषय आपको कॉपी पेस्ट करिए लिख लेंगे। ओके, किसने भेजा दिनांक तो आप लिख लेंगे, अब दिनांक में कोई दिक्कत नहीं है। बीच में जो आप 2-3 लाइन उसमें दिक्कत होती है आपको, वहाँ से बस 1-2 लाइन आप जैसे सेट, अब 1 नंबर वहाँ से लेता है तो 2-3 लाइन बस लिख देते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये आपको 4 नंबर रहता है। और आपको क्या लगता है कि ऊपर नीचे तो एक लाइन लिखने उसका क्या नंबर होगा, बीच का मेन होता है उसका, बस नहीं सबका नंबर जुड़ कर बनता है। ओके, इसी बार से आपका अनौपचारिक में भी आपको वही सेम आपका रहने वाला है, अनौपचारिक पत्र में भी फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया। बाकी फिर आप किसी अपने लैंग्वेज से लिख सकते हैं, आपको नंबर दिए जाएंगे। तो आपका क्या है 4 नंबर का दोस्तों आपका है आपका अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन कहा जाए आपका या फिर निबंध कहा जाए, की बात आपकी रहने वाली। 4 नंबर का तो 2 पेज को कम से कम आपको लिखना है और हर आपको 4-5 टॉपिक तैयार करके रखना है दोस्तों। साथ ही कोटेशन जरूर याद करें, जो भी टॉपिक तैयार करें, पर्यावरण दूषण, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, ओके, खेलों जीवन में खेलों का महत्व, ये इनको तैयार कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कोटेशन जरूर याद करना है। थ्योरी में भी लिख सकते हैं लेकिन पॉइंट वाइज पॉइंट लिखे तो ज़्यादा अच्छा आपका रहने वाला है। ओके, इसलिए एमपी बोर्ड ने बता दिया कि हर स्टूडेंट यहाँ भी निबंध अपने अपने हिसाब से लिखेगा, तो टीचर भैया जो भी जिस हिसाब से स्टूडेंट लिखे नंबर दे सकते हैं। ओके, अपने हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार से मैंने कंप्लीट आपको सॉल्यूशन बता दिया और एमपी बोर्ड की ऑफिशियल सॉल्यूशन से मैंने आपको बताया, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाई होंगी और काफ़ी जो चीज़ें आपको जो आज तक अभी पता नहीं थी, बहुत चीज़ें आपको वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी भी दोस्तों मन में आपके डाउट हो, कोई भी प्रश्न को लेकर कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 1 से 2 हफ्ते में प्रॉपर मैं आपकी तैयारी करा दूंगा। ओके, पूरा आपको मटेरियल मिल जाएगा, तो कम से कम आप तैयारी कर पाएंगे। इजी लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज में पूरा आपको मटेरियल रहने वाला है। जो आपका 249 का कोर्स केवल 199 रुपये में दिया जा रहा है। ओके, 9039534079 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप पूरे कोर्स को ले सकते हैं और पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दी, काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है। देखिए मैं बताता हूँ, अभी देखिए रात के 12 बजने वाले। ओके, 12 बस 2 मिनट बाद आपके क्या है रात के 12 बज जाएंगे आपके। ओके, नया दिन स्टार्ट आपका हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद अभी मैं 1 घंटा भी आपको वीडियो को थोड़ा बहुत देखूंगा। ओके, आपका और भी पोस्टर वगैरह होगा, उसको थोड़ा मेंटेन करने पड़ेगा, तो एक बज जाएंगे, 1 से 1:30 बजे फिर सोना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। 3 से 3 घंटे में आपको कहता हूँ कि बस आपको भी 15 घंटे मेहनत करनी है, तो 15 से 16 घंटे मैं भी पूरी मेहनत करता हूँ, तब आपके लिए क्या है लगातार कंटेंट मिलता है। तो मेहनत तो कर ही रहा हूँ, वीडियो सपोर्ट आपका जरूर कर दीजिएगा। ओके, और कोई भी दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट से जरूर आप पूछ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।